बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ एक बजट पेश हुआ। चूँकि जो हालात थे, कोरोना का हमला, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ पूरी दुनिया की, बड़े बड़े मुल्क जिनकी मईशत डामाडोल हो गई, इस मुल्क पे कोरोना का हमला, टिड्डी दल का हमला, करप्ट माफिया से जंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक हालत जंग ही है। हमें यहाँ बैठे हुए शायद ना पता चलता हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की पिछले पूरे साल की सूरत हाल, और उसके अलावा पिछले माली साल में, पिछले हमारे इन 2 साल में 4.9 ट्रिलियन 4,900 या 4,800 अरब रुपए के कर्ज़ों की वापसी के बावजूद एक ऐसा बजट आना जिसमें कोई नया टैक्स ना लगा हो, तो मैं यही कहूँगा अपने कप्तान के लिए कि खाली ख़जाना आपको मिला, करप्ट माफिया से जंग आपने की, कोरोना की जंग आप लड़ रहे हैं, टिड्डी दल से पूरा मुल्क मुकाबला कर रहा है, LOC पे हमारी अफवाज मुकाबला कर रही हैं। मुश्किल हालात के अंदर एक नया टैक्स ना लगना, और फिर भी सबसे ज़्यादा ख्याल गरीबों का होना, तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने कप्तान को, अपने वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को, उनकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि किस अंदाज में मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट था, इमरजेंसी का बजट था। 4,900 अरब पिछले साल, जो पिछले 2 सालों में अदा किया गया, अरब 4.9 ट्रिलियन अराउंड, और पिछले साल में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया गया, स्टेट बैंक से कर्जे लेके मुल्क नहीं चलाया गया। मूडीज की रिपोर्ट आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है। मूडीज की रिपोर्ट है ये, यहाँ इनकी वो नहीं है, वो जो एक साहब है, जिलानी साहब है, कौन है, जिनकी फरमाइशी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा कि पाकिस्तानी इकॉनमी ग्रो कर रही है तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बगैर बजट पढ़े कल रात को इस पार्टी, जहां हम सिंध में रहते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब बगैर पढ़े सुने कल उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं बजट को। तो मैंने फिर पढ़ा कि न जाने क्या कोई रोटी और कपड़ा और मकान महंगा हो गया। जो असल नारा था पीपल्स पार्टी का, मुझे लगा कि बिलावल साहब जो अचानक बगैर नहाए धोए मैदान में आ गए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अवाम दुश्मन बजट है। मैं समझा कि भाई ये तो वाकईतन इनके नारे पे अटैक हो गया, कोई शायद हमारे कप्तान ने रोटी कपड़ा और मकान महंगा कर दिया, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, बगैर पढ़े लिखे आके इसको रिजेक्ट करके और वह तमाशा लगाया असेंबली के अंदर। तो अभी घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, तो वो पश्तो में कहते हैं दा गज दा मैदान। अभी इंशाल्लाह असेंबली में देखता हूँ कौन सा बजट लाते हैं, और फिर मैं देखता हूँ बजट इजलास में सिंध दुश्मन बजट जब पेश होगा तो हम इनकी खैरियत पूछेंगे। दा गज दा मैदान, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। वो कहते हैं ना, जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे। हम देख लेंगे इसमें सिंध असेंबली में भी, आप देखते हैं कौन सा बजट लाते हैं। तो हाँ, मैं सलीस में वो ये कागजात भी हैं बहुत सारे ना, लेकिन वो किसी को समझ आने वाला नहीं है। मैं आम आदमी को समझाना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को सिंध का बजट इसलिए बुरा लगा कि इसमें डबल केबिन वीगो महंगी होगी। भाई जुल्म हो गया, वडेरे का बेटा तो वीगो चलाता है, वीगो महंगी, वडेरे का बेटा अब क्या चलाएगा। ये वडेरे का बेटा भाई वीगो चलाता है, वो टिक टैक किटकैट चॉकलेट खाता है महंगी,
एनर्जी ड्रिंक, वो कौन से बड़े बड़े नाम है अंग्रेजी, लाल पीले हरे किस्म के होते हैं, वो पीता है ड्रिंक, वो महंगा। वीगो महंगी, चॉकलेट महंगी, इमरजेंसी ड्रिंक महंगा, सिगार महंगा, पाइप महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी। ये कोई गरीब नहीं ना ये सिगार लगाए, ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लगाए, ना ये वीगो चलाए, बेचारे पीछे मुश्किल से बैठते होंगे। इसलिए तकलीफ। सस्ता क्या हुआ? आपका नारा सच हमने कर दिखाया। वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती। तकलीफ है, वीगो महंगी, रिक्शा सस्ता। तकलीफ है चूंकि मोटरसाइकिल वालों से आपका नाता टूट गया। इन मोटरसाइकिल वालों से, रिक्शे वालों से मेरे कप्तान ने रिश्ता जोड़ लिया। इस कोरोना के मौके पर जो 144 अरब का पैकेज अनाउंस किया और 120 अरब से ज्यादा दिए जा चुके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, इसका मतलब है कि ये रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, ये बेचारे, इनसे नाता मेरे कप्तान के जुड़ गया। वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती, तकलीफ है। वीगो महंगी, रिक्शा सस्ता, तकलीफ है। चॉकलेट महंगी, खट्टा मीठा सस्ता, तकलीफ है। खट्टा मीठा समझो था ना बाबा, चॉकलेट अंग्रेज दा ये जगह बाहर आई ना वड़े वड़े शोज में विंदा ये वडन जा बाहर, असां जा बाहर वीचारा आम माण्हू जा बाहर खट्टा मीठा खाईंदा आहिनि। खट्टा मीठा सस्तो, तकलीफ़ आहे। रिक्शो सस्तो, तकलीफ़ आहे। चिंची सस्ती, इन्हनि खे पीपल्स पार्टी वारनि खे तकलीफ़ आहे। मोटरसाइकिल सस्ती आहे त तकलीफ़ आहे। अटो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। घर सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। कपिड़ो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। जूतो सस्तो आहे त तकलीफ़ आहे। इन्हें तकलीफ़ है ये सब सस्ता करने पे। उर्दू में ही बता दूं, सिंधी में इसलिए कि मेरे सिंधी भाई बहुत सारे इस वक्त सिंधी चैनल्स भी देख रहे होंगे और उनको बताऊं ये गुमराह कर रही है पार्टी आपको। सीमेंट सस्ता करने का मतलब ये है घर सस्ता। बिल्डर्स को जो बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, नया पाकिस्तान लाने का मतलब है गरीब का घर बनेगा, मकान। जूते सस्ते, जूते के स्टोर सस्ते, जूते की मसनूआत सस्ती। गरीब जूते पहनते हैं, आपके तो बाहर से आते हैं भाई। अभी नवाज शरीफ के देखो, वहाँ लंदन में बड़े बड़े स्टोर्स पे पता नहीं कौन कौन से जूते पहन के ले रहा होता है, कौन कौन से सूट खरीद। यहाँ तो पता है अंदर टाई एक होती है ना, 20-20 लाख की टाई लोग पहन के आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टैक्स में जूता सस्ता, कपड़े सस्ते, पेट्रोल पहले ही सस्ता हो चुका है, घर सस्ता। ये आम लोगों की चीज़ें सस्ती हो गई हैं और महंगी, अगर इनकी चीज़ें महंगी हुई हैं मतलब इनको तकलीफ है। अगर बैरूनी जो इम्पोर्टेड जो चॉकलेट्स हैं, जो बड़े वडेरों के बेटे खाते हैं, जागीरदारों के, चौधरियों के, नवाबों के, इन अफसरों के बेटे खाते हैं, उनसे तकलीफ है। उनसे, हाँ हमारी बहन है, बेशक साया में आ जाइए बेटा, आप आ जाइए बेटा। तो मैं कहना चाहता हूं कि तकलीफ इस चीज से है कि इम्पोर्टेड सिगरेट पे टैक्स बढ़ गया। इम्पोर्टेड सिगरेट पे ना भाई नहीं पियो ना, बहुत आती है सिगरेट पीने से, वैसे ही कैंसर होता है। जितने सिगरेट पीने वाले हैं बेचारे ज्यादा कोरोना में जा रहे हैं, छोड़ दो सिगरेट। इम्पोर्टेड सिगरेट महंगी कर दी तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, न खपे, बजट देना है। चॉकलेट्स महंगी कर दी, कोई गरीब का बच्चा वो तो टॉफीज खाता है, बेचारी 4 आने वाली होती थी, अब वो रुपए की हो गई होगी, वो तो महंगी नहीं हुई। चॉकलेट्स इम्पोर्टेड महंगी। तो एनर्जी ड्रिंक्स, अरे गरीब की एनर्जी तो वैसे हाई होती है, गरीब को एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना होता। गरीब की एनर्जी हाई होती है, मेहनत कश होता है, पसीना निकलता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। आम आदमी है बेचारे, तनख्वाहदार हमारे जो तबका होता है, उनकी एनर्जी भी हाई होती है। ये जो बबलू होते हैं ना, ये बर्गर, ये बबलू, ये बर्गर खाने वाले, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाने वाले, उनकी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी ड्रिंक्स महंगे करती है, पीने हैं तो महंगे पी लो, लेकिन पानी तो सस्ता, तेल तो सस्ता, घी तो सस्ता, कपड़ा तो सस्ता, जूता तो सस्ता, कोई नया टैक्स नहीं लगा। ठीक कह रहे हैं आप कि पेंशन नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं बढ़ी, बढ़नी चाहिए थी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी। लेकिन भाई कोरोना की वजह से जो कुछ हुआ वो भी बहुत बड़ी गनीमत है। इस इकॉनमी में अमेरिका ने अपने कौम के लिए 2000 अरब का उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है। हमने $8 अरब का रिलीफ पैकेज, उन्होंने $2000 अरब का दिया। तो वहाँ बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं। हम गरीब मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए मुल्क हैं, उसके बावजूद मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कप्तान को। और जो लोग कुरान पाक की प्रिंटिंग जिस पेपर पे होती है, कुरान शरीफ जिस पेपर पे छपता है, वो पेपर सस्ता,
सिगरेट जिसमें बनती है वो पेपर महंगा, तो क्या तकलीफ है भाई तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के फैसले हुए हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं कि बेहतर है। और हमारे अहदाफ क्या हैं? हमारे अहदाफ जीडीपी को बढ़ाकर हमने जो 0.4 थी वहां से इंशाल्लाह 2.1 तक लेकर जाना, ये अहदाफ है, अहदाफ अचीव करेंगे इंशाल्लाह। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट उसको भी हमने रखा है कि 4.4 तक रखा जाएगा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। महंगाई 9.1 थी, उसको कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है उसको हमारा इंशाल्लाह 25% तक उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। और मैं चंद बातें कहना चाहता हूं कि भाई परसों कहा था कि SIDCL बन गई है। SIDCL ने सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, अगर सिंध की कोई तरक्की कर रही है कोई कंपनी तो उससे आपको तकलीफ है? अगर थर में RO प्लांट दिए जा रहे हैं, आपने तो अरबों की RO प्लांट थर में लगाए और खा गए पैसे, उसके अकाउंट थर के गरीब के बच्चे के पीने के पानी के पैसे आपके जरदारी लिमिटेड और ओमनी ग्रुप के अंदर आते हैं। मतलब ओमनी बहैसियत कंपनी जायज़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये ओमनी है, ये चाचा चीनी एंड कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। और मेरे खिलाफ तो पक्के लगे हुए होते हैं, इनका बस चले, अल्लाह माफ़ करे, मेरे साथ ये लोग बहुत बुरी करें, लेकिन सच तो बोलना, सच कड़वा होता है। हमने अगर थर में RO प्लांट्स लगाकर दे रहे हैं तो बड़ा बुरा कर दिया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे अगर काम शुरू होने जा रहा है तो बहुत बुरा कर दिया, बड़ा गंदा बजट है। सेवन जामशोरो रोड अगर उसके ऊपर मजीद पैसे देकर स्टार्ट किया जा रहा है तो बहुत बुरा काम कर दिया। बकौर पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर हैदराबाद मोटरवे, जामशोरो सेवन मोटरवे जो रोड है, उसके अलावा थरपारकर में RO प्लांट्स, उसके अलावा अपना ग्रीन लाइन के लिए 3 अरब रुपए। और अच्छा जी, हस्पताल, अभी मैं आपको आज का टॉपिक नहीं है, हस्पतालों के लिए पिछले साल में आपको बार बार बताता था कि इन्होंने मोहतरमा हजरत FHO साहिबा मिली थी जाकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब से। मैं बार बार कहता हूँ मना कर देना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई बोल दें। उन्होंने प्रेसिडेंट से मिलकर गवर्नर से मिलकर रिक्वेस्ट की थी कि हम इन अस्पतालों को चलाना चाहते हैं, हम अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं। अस्पताल एक ऐसी चीज़ है जिसपे हम सियासत नहीं करते हैं। इस दफ़ा लेकिन जो इन्होंने हशर किया, जो हमने हशर किया कि इन्होंने अपने सरकारी सिस्टम पे एतमाद नहीं किया। जिन्ना हॉस्पिटल में आपने देखा कि कल भी परसों मैंने देखा एक चैनल्स के वहाँ लोग फुटेज चल रहे थे कि OPDs बंद पड़ी थी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को कि उन्होंने भी गलत किया, बंद नहीं करना चाहिए था। मैं क्लियर कहता हूँ, मुतालबात की एहतजाज करना चाहिए था, बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। मसीहाओं को बाइकआउट नहीं, एहतजाज करें, लड़े मरे, मतलब मीन्स अपनी बात करें, लेकिन बाइकआउट। लेकिन ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग, सिंध गवर्नमेंट कहती है, वज़ीर आला साहब कहते हैं, मतलब यार झूठ बोलो लेकिन सेहत पे ना बोले। कहते हैं 30 करोड़ हमने दे दिए इंडस को 50 वेंटिलेटर खरीदने के। इंडस के पास तो 16 वेंटिलेटर हैं, 8 बंद हैं, 7 चल रहे हैं। 30 करोड़ में 8 वेंटिलेटर इंडस को पास चल रहे हैं। और क्या आप ये पैसे सिविल अस्पताल में अच्छे अंदाज में आप पैसे नहीं दे सकते थे इतने? जिना अस्पताल में क्या सिविल में सारे चोर हैं, जिला में सारे चोर थे, NICVD में सारे चोर थे, NICU से सारे चोर हैं। अगर ये सारे गलत थे कि आपको इत्मीनान नहीं था कि आपने इंडस को पैसे देने थे, प्राइवेट अस्पतालों को आपने पैसे देने थे, तो फिर अब हमने 13 अरब रुपए जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, सॉरी जिना अस्पताल, NICVD, NICH के लिए 13 अरब रुपए रख दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह जुलाई के बाद ये अस्पताल आपको चला कर दिखाएंगे। ये वो अस्पताल होंगे कि जिसकी तीसरी मंजिल से कोई कोरोना पेशेंट छलांग लगाकर वो नहीं करेगा, खुदकशी नहीं करेगा। ये वो अस्पताल बनेंगे कि जहाँ के सरबराह के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं कराएंगे। इंशाअल्लाह ये तीनों अस्पताल मॉडल अस्पताल के तौर पर नजर आएंगे। जबकि इन्होंने तो करोड़ों रुपए NGOs के हवाले कर दिए, इन्होंने इंडस को पैसा दिया, इन्होंने मर्फ को पैसा दिया। सिंध की 111 हेल्थ फैसिलिटीज, सिंध की 111 हेल्थ फैसिलिटीज NGOs के हवाले हैं। IHS नाम की एक NGO है, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, उसको भी NGO अस्पताल दिए हुए हैं।
RSC दिए हुए हैं, THQ दिए हुए हैं। इन लोगों को मतलब सिंध में इनसे अस्पताल चलते नहीं हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा कि किस अंदाज से हम जो है सिंध के अस्पतालों को चला कर दिखाएंगे। आज सूरत हाल ये, मैं बीच में बात करता चाहता हूँ, फिर बजट पे आता हूँ। मैं आज आगा खान अस्पताल की बात करूँगा। बहुत रोका जाता है, लेकिन मैं प्रिंस करीम आगा खान से अपील करता हूँ, आगा खानियों के सरबराह से अपील करता हूँ, ये अस्पताल की ज़मीन 1 रुपए के अंदर पाकिस्तान ने दी थी आवाम के लिए। ये सोशल मतलब आपने इसको गरीब का भी ख्याल रखना था। 1 रुपए में ज़मीन ली गई। सर आइए, 1 रुपए में ज़मीन ली गई। कल एक शख्स से 18, ये आप कर लीजिए, इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए। मोटी चीज़ें नहीं, बजट पे आप नहीं करनी, देख लीजिए इसको, ताकि इस पे आ जाएंगे। 18 लाख रुपए लिए गए हैं। एक मरीज से पता नहीं सैकड़ों मास्क के पैसे लिए गए, सैकड़ों की ऑक्सीजन के पैसे लिए गए। और मैं कहना चाहता हूं, आज वेंटिलेटर्स, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इधर इतने वेंटिलेटर दे दिए, इधर इतने वेंटिलेटर दे दिए, इधर। भाई परसों तक क्यों नहीं दे रहे थे? समाज टीवी की बात करूंगा। समाज टीवी ने अगर इनको झंझोड़ा, इन्हें हिलाया कि वेंटिलेटर्स किधर है, हमने हिलाया, तो फिर कल कह दिया हमने वहां इतने दे दिए, वहां इतने दे रहे हैं, वहां इतने दे रहे हैं। और कल वजीर आला साहब कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट 450 ICU बेड्स दे रही है। 78 नहीं 99 वेंटिलेटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। तो झूठ बोलते हो। हम आपको क्या चुगत नजर आते हैं, पागल नजर आते हैं कि बताएंगे नहीं? मीडिया की आंखें नहीं है, सारे मीडिया ने इनको खोला। कल आज वेंटिलेटर, हकीकत बात यह है, सैकड़ों वेंटिलेटर इनके पास है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर नहीं मिल रहे हैं। तो बजट को जिस अंदाज से कल इन्होंने वो किया, बात करते हैं दिफाई बजट पे भी तबसरे आप लोग कर रहे होते हैं अक्सर। आप लोग मीन्स ये हमारे अपोजिशन के लोग, बड़ी तकलीफ होती है। मैं बताना चाहता हूं, दिफाई बजट को जर्नलों के घर का बजट नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता दिफाई सिस्टम ना हो मुल्क में, अगर हमारी अफवाज मजबूत ना हो, तो हमारा हशर कोयत जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत ना हो, शाम जैसा हालत होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें इराक बनने से खुदा न खास्ता कोई नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम सोते हैं सुकून से, हम क्लेम करते हैं कि हमारा इतना टैक्स हम यहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, इस सूबे से आ रहा है। अरे भाई अल्लाह ना करे अगर दिफा ना हो, अगर हमारी को नेवी ना हो, तो खुदा न खास्ता एक सबमरीन कराची की पोर्ट को सीधी करने के लिए, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, एक सबमरीन कराची की पोर्ट को सीधी करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत है। दुश्मन की सबमरीन किसने रोका? नेवी ने। दिफाई बजट हमारा दिफा का बजट है। उसके अलावा कोई खुदा न खास्ता अगर हमारा फ्री जोन हो, फ्री हवाई जोन हो, तो अल्लाह माफ दुश्मन के तैयार है, कहीं भी आगे कुछ करके जा सकते हैं। आज दिफाई बजट में चंद आप लोग कहते हैं जी ये कर दिया, उनको देखो जो सिपाही और लेफ्टिनेंट, जो मेजर, जो फील्ड के ऊपर, ये सब जो जनरल बनते हैं, ये लेफ्टिनेंट भी होते हैं। ये हार्ड एरिया काटा होता है, जंगलों में रहे होते हैं, गारों में रहे होते हैं, पहाड़ों पे रहे होते हैं, तो जाके आगे आते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, दिफा अगर हम सोते हैं, अगर हम आराम करते हैं, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हमारा बिजनेस आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें दिफाई बजट का भी किरदार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल हालात में मेरे कप्तान ने जो बजट दिया है, टैक्स फ्री बजट है, नया टैक्स कोई नहीं लगा। सलाम कप्तान, सलूट कप्तान। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ ये कि अगर आप बजट की सबसे ख़ास बात है तो इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन अलबत्ता हुकूमत ने कहा है कि हम जो भी टैक्स लेने के तरीक़ेकार है उसको इम्प्रूव करके टैक्स ज़्यादा जमा करें। ड्यूटीज़ में कुछ रद्दोबदल किया गया, लेकिन 20,000 आइटम्स की ड्यूटी को विड्रॉ किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा हो सके। कैपिटल गेन्स टैक्स पे फ़ायदा किया गया है, रॉ मटेरियल के ऊपर फ़ायदा दिया गया, होटल इंडस्ट्री को ऊपर 0.5% टैक्स कर दिया है पहले के मुकाबले में, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ है। जैसे कि होटल इंडस्ट्री वॉज हेविली टैक्स, लेकिन जो कुछ ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ कोविड की वजह से हुआ है उनको रिलीफ देने के लिए किया गया है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सोशल नेट के लिए पैसे बढ़ाए गए, इतराज़ किस बात पे वो बता दें।
कि जी ये चीज़ बजट में गलत है। इससे कि ये कहना कि बजट ने ये नहीं दिया, बजट ने वो नहीं दिया, वो सब समझ में आता है। अगर पाकिस्तान में शायद वो बजट तो शायद लोग एक्सेप्ट कर लें, इंडस्ट्री वाले, अपोजिशन वाले, जिसमें यह कहा जाए कि तुम लोगों से किसी से टैक्स लेना ही नहीं है। बात यह कि इस मुल्क को अगर चलाना है तो इस मुल्क को टैक्स देना है, और इस मुल्क में जब तक टैक्स जमा नहीं होगा ये मुल्क कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कर्जों पे रहेगा। इससे कि ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इस वक्त जितना टैक्स जमा किया जा रहा है वो सिर्फ 2 मद के अंदर पूरा हो जाता है, फौजी अखराजात और डेट सर्विसिंग पे। वो पूरा टैक्स इन 2 मद में जितनी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट की जा रही है, इसलिए ये 9% खसारे का बजट है। 9% खसारे के बजट का मतलब ये होता है जीडीपी के 9% ऑफ द जीडीपी। इसके माने ये है कि इस साल इतनी रिलीफ दी गई है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो 12% है पाकिस्तान का, यानी 3/4 रेवेन्यू अगले साल की इस साल खर्च की जा रही है कर्जा लेके। अब इससे ज़्यादा रिलीफ का बजट क्या हो सकता है? अच्छा, अखराजात कम किधर किए जाए? अखराजात दिफा पे कम किए जाए मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त हिंदुस्तान ने तरीक़ाकार रखा हुआ है, मैं नहीं समझता बहैसियत पाकिस्तानी कि मैं ये चाहूँगा कि मेरे मुल्क की सालमियत को कोई खदशा हो, और मैं कहूँगा कि सबसे पहली नीड हमें अपनी आज़ादी बरकरार रखने की है, हमने अपनी दिफाई कैपेबिलिटी बर्दाश्त की। दूसरे खर्चा क्या है? इंटरनेशनल मुआहदे, वो भी आप नहीं कर सकते, इससे कि आप डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट में जाने के लिए, रोकने के लिए जो मेहनत वज़ीर आज़म ने की थी पहले साल में, वो फ़कीदुल मिसाल है। अब आगे उसके क्या रहता है? क्या सरकारी लोगों को नौकरियों से निकाल दें और लोगों को नौकरियों से जिससे कि वही उसके बाद अगली चीज़ बढ़ती है। क्या आप कहते हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए? 9% का खसारे का बजट है, तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में मैं पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, अब्बासी साहब, जो सारे वजीर आज़म के शौक़ रखते हैं, कि ये बताओ कि क्या करोगे तुम? एक ही हल है, हुकूमत की कमाई को बढ़ाओ कि खसारा कम हो। कमाई को बढ़ाने के लिए 1.1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। जब 1.1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है तो तुम ये बता दो कि तुम इससे ज़्यादा का टारगेट क्या रखे। अभी भी एक शख्स इनमें से कहता है कि ये अचीव नहीं होगा, दूसरा कहता है कम रखा है। कमाल की बात है ना, एक कहता है कम रखा है, दूसरा कहता है अचीव नहीं होगा, तो कौन सही कहता है? तो मेरी समझ से बाहर है इनका एहतजाज, इनका तरीक़ेकार। मैं आज इनसे डिमांड करता हूँ, शैडो बजट पेश करो। मैंने पिछले साल सिंध असेंबली में शैडो बजट पेश किया था। सर बता दें ना, मैंने तो कुछ नहीं दिया। अभी तक मुझे न सेकंड क्वार्टर रिपोर्ट मिली है सिंध की, न थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट मिली है, ऑडिटर जनरल बता दें, न 2 साल से ऑडिटर जनरल का अकाउंट की रिपोर्ट मिली। अब आप बताइए कि जब ये सारे हथियार किसी से ले लिए जाएं तो मैं शैडो बजट किन नंबर्स पे बनाऊं? लेकिन हमें आज भी पता है इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ जो है इनके बजट का और रेवेन्यू का, इससे कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने में बड़े चोर हैं। कैपिटल प्रोग्रेस जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत तेज़ हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जैसे कि उसमें कमीशनें बहुत बनती हैं। खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि जो हम पे एतराज़ होता था कि हम कराची से मोहब्बत नहीं रखते, बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अस्पताल दे दो कराची को। तो इस दफ़ा बजट के अंदर 13 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें आप अगर शेख जाहिद हॉस्पिटल के मिना भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कराची के अस्पतालों के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। तो ये जिम्मेदारी, लेकिन मैं इस पर भी एक बहुत बड़ा लेकिन लगाता हूँ
मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि खर्चे इनको देते रहो जब तक ये पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मिले, मैनेजमेंट ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मिले। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं कि NICVD के अंदर बेतहाशा चोरी की है, बेतहाशा चोरी की है। जो जो काम वहां हुए हैं उसकी रिपोर्ट है कि किस किस को कितनी कर्जे दिए गए, क्या तनख्वाहें दी गई, कितना वो हॉस्पिटल अटेंड करता है, दवाएं कितने की ज़्यादा ली गई। जो दवा 15 दिन की इशू होनी थी वो 3-3 महीने के नुस्खे इशू हुए। एक बेज़ाब्तगी नहीं है, एक पूरी फहरिस्त है जो माजी में मैं परफॉर्म करके आपको बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर कोई सवालात हैं तो वो ले लेते हैं। 12 बजे हमें मीटिंग में भी जाना है। पीपल्स पार्टी ने कसीर और जमात कॉन्फ्रेंस बुलाकर वफाक से 5 मुतालबात किए हैं। एक तो ये और दूसरा PTI को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, और आप लाते तो जाते आप। पहली चीज़, जब बुलाया नहीं तो मैं इसका जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सिंध में बुलाई जाए जिसके अंदर ऑपोजिशन ही नहीं है, और एक पार्टी जो गई थी उसने उनके काफ़ी बाजे बजा दिए। अगर बाकी जाती तो उनका बाजा से ज़्यादा पता नहीं और क्या बच जाता। नकवी साहब ये बताइए कि सुना है कि वज़ीर आज़म मंगल को कराची आ रहे हैं, कराची जी आ रहे हैं। क्या तवक्कुआत, क्या उम्मीदें रखें वज़ीर आज़म साहब से यहाँ देखिए, मैं तो 12 एक ही बात कहूँगा और वज़ीर आज़म से डायरेक्ट कहूँगा कि सिंध की हुकूमत चोर हुकूमत है, सिंध की हुकूमत करप्ट हुकूमत है, सिंध की हुकूमत नाअहल हुकूमत है। इसके ऊपर निगरानी करना ज़रूरी है। 12 साल में जो कुछ इन्होंने दिया है वो इस काबिल नहीं है कि इनको बग़ैर निगरानी के काम करने दिया जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि आर्टिकल 235 का इस्तेमाल किया जाए और आर्टिकल 149(4) का इस्तेमाल किया जाए और इनके ऊपर निगरानी करना ज़रूरी है। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर नैब जो है वो तेज़ नहीं कर सकती केस, तो सिंध के अंदर इन करप्ट अफसरान, सिर्फ ये नहीं है कि सियासतदान करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। और अगर 18वीं तरमीम की ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की वजह से रोकते हैं तो कानून साजी की जाए कि फेडरल इदारे जो हैं वो जहाँ ये दावत दे दे वो सही है। हरीराम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुद नैब को दावत दी वीट के बारे में, हम तो कहते ही थे दी है। मैं समझता हूँ कि बाकी वजीरों के पास भी अगर ज़मीर है, नहीं दी, चीफ सेक्रेटरी ने दी है। नहीं हरीराम ने भी कहा था। जी मेरे इत्तला कुछ कानों में आई है, अभी सुबह उठा था तो मैंने देखा था। हलीम भाई शायद बता सके, मैं तो हमीद सुमरो साहब की फ़ोन कॉल पे उठा हूँ। सिंध की हुकूमत करप्ट है, सिंध के हुक्मरान करप्ट हैं, सिंध के ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पंजाब से, KP से और बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर नौकरियों के लिए भी आते हैं, यहाँ पर इलाज के लिए भी आते हैं, यहाँ तालीम के लिए भी आते हैं। लेकिन यहाँ का कोई बंदा हमने नहीं देखा कि वो पंजाब में गया हो तालीम के लिए, या पंजाब में नौकरी के लिए गया हो, या इलाज के लिए गया हो, या फिर जहाँ पर KP में आपकी हुकूमत है वहाँ इलाज के लिए गया हो। क्या वजह है कि सिंध में ये सारे आते हैं, अगर इतनी करप्ट है? जी नहीं मैं बात सारी है कि लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल गया है, कुछ चल गया है यहाँ, मुझे नहीं पता क्या चल गया है। इससे कि पंजाब में कितने लोग पढ़ते हैं, तो शिकायत क्या है डोमिसाइल में, शिकायत क्या कर रहे हैं डोमिसाइल की? यही कर रहे हैं ना कि सिंध के कोटे के अगेंस्ट पंजाब के लोगों ने वो इस्तेमाल करके पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में इस्तेमाल कर लिया। क्यों दिया है वो डोमिसाइल? इन्होंने दिया। किसने दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अच्छा, आपके ख्याल से यही हुआ है? भूल गए हो मेरे दोस्त, कराची जिस रेट पे तरक्की करता था, ये हुकूमत ने कराची के बिजनेस एनवायरनमेंट को तबाह किया, बोरीबंद लाशें आने दी, भत्ते को शुरू होने दिया। यहाँ जो कैपिटल लगा हुआ तो वो दिखाऊं कितने कराची वाले इस वक्त फैसलाबाद और चिन्योट में काम कर रहे हैं, कितनी सरमायाकारी यहाँ से गई है, कितने बांग्लादेश गए, कितने दुबई गए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें उनका अफसोस नहीं है? तुम्हें अफसोस नहीं है उस बात का? नहीं, वो तो इसलिए कह रहा है कि वो जवाब चाहता था, आवाम सुन ले उसका। ये तो जर्नलिस्ट का काम है, जर्नलिस्ट का राइट है। राइट है वो उसका।
लेकिन चल गया कुछ जरूर है। मैं अब चलें 12 बजे मीटिंग। हाँ, मैं इसको हाँ, मैं एक जवाब नहीं, खावर साहब का जवाब दे दूं। उन्होंने ठीक फरमाया कि जी सिंध में इलाज के लोग आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि गिम्स में ट्रांसप्लांट के शुरू में जो 38 केस आए थे, शुरू के 16 केस के बेचारे जो मरीज थे वो भी मर गए और 6 उनके डोनर भी मर गए गिम्स के अंदर। मतलब डोनर भी जानते हैं। जो आई थी टीम उनकी सबसे कम उम्र आदमी की पता है क्या एज थी उसकी? सबसे जो एक्सपर्ट टीम बुलाई थी उसमें यंगेस्ट आदमी क्या था? 17 साल का नहीं था, 75 साल का था, 74 साल का आदमी था जो सबसे यंग था। मतलब गिम्स को अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन गिम्स का मैंने बताया कि डोनर तक अब चलिए मैं 1 मिनट, डोनर तक मारे जा रहे हैं। और आप कहते हैं सिंध में इलाज हो रहा है, चलिए मेरे साथ, लाड़काना में आज भी इंक्वायरी चल रही है। लाड़काना के अंदर डायलिसिस लगा के लोगों को एड्स लगाई गई है। सिंध में कुत्तों की वैक्सीन मौजूद नहीं है, छेड़ दिया ना इन्होंने यार। सिंध के अस्पतालों को देखना तो मेरे साथ चल के देखें आप। स्कूलों में भैंसें पढ़ रही हैं, अस्पतालों में गधों का इलाज हो रहा है। तो सिंध की इन्होंने तबाह हाल कर दिया। इंशाल्लाह बेनकाब करते रहेंगे।